गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग फिजिक्स में पहला चैप्टर ये फिजिकल वर्ल्ड, जिसका हमने नोट वगैरह प्रोवाइड कर दिया था, जिसमें बहुत जनरल सी बातें होती है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन हम लोगों ने अभी कंप्लीट की है। उसका क्वेश्चन भी मैंने आपको भेज दिया है, उसको सॉल्व कीजिए। उसमें जहाँ दिक्कत हो, जहाँ प्रॉब्लम हो, वहाँ पे हमसे पूछिए, हम इसको न्यूमेरिकल में समझा देंगे आपको। आज हम लोग फिजिक्स का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जोर दे के इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसकी ज़रूरत केवल इस चैप्टर में नहीं, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में जब भी किसी चैप्टर में आप फिजिक्स पढ़ोगे तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट, रूल, रेगुलेशन की ज़रूरत हर चैप्टर में पड़ेगी। जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, बिना इसके फिजिक्स पढ़ना इम्पॉसिबल है। इसलिए आप सभी लोगों को मेरा सजेशन है कि इस चैप्टर को बहुत ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से पढ़िए। नहीं तो यदि इस चैप्टर में थोड़ी भी कहीं कमी रह गई तो पूरी फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगी, फिजिक्स आपका चौपट हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत शालीनता से इस चैप्टर को पढ़िए। कोशिश करूँगा कि बहुत आसान तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाऊँ। तो आप चैप्टर नंबर 3 आप हेडिंग डाल लें। चैप्टर नंबर 3 वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस, इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज। सबसे पहली हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज। पिछले चैप्टर में हम लोग क्वांटिटीज के बारे में पढ़े हैं कि क्वांटिटीज क्या होती हैं और इनको किन यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटीज के यूनिट क्या हैं, कैसे यूनिट्स वगैरह लिखते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा हो गई है। इस चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज यानी राशियों का वर्गीकरण, क्वांटिटीज को कितने पार्ट में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन सी हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, यही सब हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे। तो क्वांटिटीज को कितने पार्ट में बांटा गया है, क्वांटिटीज को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, इसको पढ़ने के पहले हम लोग ये समझें कि आखिर क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया ही क्यों गया, क्वांटिटीज का बंटवारा क्यों किया गया, क्वांटिटीज का बंटवारा कितने पार्ट में किया गया। ये पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ें कि क्वांटिटीज का बंटवारा किया ही क्यों गया, क्यों क्वांटिटीज को बांटी गई, उसका वजह क्या है, इसको समझिए। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जिनमें से कुछ के नाम आप जानते भी हो, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस है, एरिया है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, पावर है, टॉर्क है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, करंट है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। बहुत सारी क्वांटिटीज फिजिक्स में हैं, जिनमें से बहुत सारे के नाम आप जानते हैं। तो फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको बड़ा माइनरली देखा गया, तो ये पाया गया कि जितनी भी क्वांटिटीज फिजिक्स में हैं सभी क्वांटिटीज का नेचर, बिहेवियर एक जैसा नहीं है। और जब उनका नेचर, बिहेवियर एक जैसा नहीं है, सारी क्वांटिटीज किसी कॉमन रूल को फॉलो नहीं करती हैं, इसलिए ऐसा पाया गया कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबकी स्टडी एक साथ संभव नहीं है। इसलिए स्टडी को सुलभ बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए क्वांटिटीज़ का बंटवारा किया गया।
कैसे हम जाने कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सब का व्यवहार, उन सब का बिहेवियर, नेचर एक जैसा नहीं है। ये हम जाने कैसे, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने एक क्वांटिटी का नाम सुना है टाइम, एक क्वांटिटी का नाम सुना है टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, बहुत सारा ऐसे है क्वांटिटी, इनके भी नाम आप सुने। वहीं कुछ दूसरी क्वांटिटीज के बारे में हम बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेट्रा, बहुत सारी क्वांटिटी। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वांटिटीज के बारे में मैंने लिखा है, आपके बारे में 7 क्वांटिटीज को लिखा है। अब हम इन्हीं एग्जाम्पल में समझते हैं कि कैसे इन सभी का नेचर, बिहेवियर एक जैसा नहीं है। तो हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सभी क्वांटिटीज़ का व्यवहार एक जैसा नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि कितने देर से बैठे हो, तो आप, यानी टाइम के बारे में आपसे पूछा गया, तो आपने बता दिया मैं 2 घंटे से बैठा हूं। यानी टाइम से रिलेटेड बात करने के लिए आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू बता दिया 2 आवर, कि 2 घंटे से हम बैठे हैं, केवल मैग्नीट्यूड बता दिया, अगला आदमी आपकी बात समझ गया। फिर पूछा गया कि आज का टेम्परेचर कितना है, तो आपने बता दिया आज का टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। यानी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड बता दिया, आपका काम चल गया। तो जब आपसे पूछा गया कि आज का टेम्परेचर कितना है, तो आपने बता दिया 32 डिग्री सेल्सियस। अगले आदमी ने आपकी बात समझ ली, या आप ही हमसे पूछिए कि सर आज का टेम्परेचर कितना है, मैंने कहा 30 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमने बोला 30 डिग्री सेल्सियस, तो मेरी बात का मतलब आपको समझ में आ गया, आप समझ गए। यानी टेम्परेचर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए, टेम्परेचर से रिलेटेड किसी से बात करने के लिए आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा है, बताना पड़ रहा है, बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ रही। आपसे कहा गया कि रूम का वॉल्यूम बताइए, आपने बता दिया 50 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है, आपने वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड 50 मीटर क्यूब बता दिया, अगला आदमी आपकी बात समझ गया, आपको ज़्यादा इसके बाद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पूछा गया कि इस मटेरियल की डेंसिटी कितनी है, आपने कहा 100 kg पर मीटर क्यूब। यानी यहाँ भी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड बता दिया और आपका काम चल गया, आपकी बात अगले आदमी को समझ में आ गई। पूछा गया आपका मास कितना है, आपने बता दिया 25 kg। यानी मास को भी रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे हमने पूछा आपका मास कितना है, आपने बता दिया 25 किलो, आपकी बात मेरे समझ में आ गई, ठीक है। तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 25 बता दिया, 25 किलो, आपका काम चल गया। अगले आदमी ने आपकी बात समझ ली, आपको इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ तरह की क्वांटिटीज के बारे में मैंने आपको बताया। वहीं कुछ दूसरी क्वांटिटीज के बारे में भी देखें। जैसे एक क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इस चेयर को 4 मीटर डिस्प्लेस्ड कर दो, यानी चेयर में डिस्प्लेसमेंट करना है 4 मीटर। तो मैंने इतना ही बोला कि इस चेयर को 4 मीटर डिस्प्लेस्ड कर दो। अब आप वहां मेरी बात समझ नहीं पाए, आपको कंफ्यूजन हो गया
कि चेयर को 4 मीटर डिस्प्लेस करना है, तो 4 मीटर किस तरफ करें? लेफ्ट करें कि राइट करें, कि आगे करें कि पीछे करें, कि ऊपर करें कि नीचे करें? आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, आप कंफ्यूज हो गए। यदि यही मैं बता दिया होता कि चेयर को 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो, चेयर को 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो, तब आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होती। तो चेयर को आप उठाते और ईस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर ले जाते, यानी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ी रही है, साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है। यदि डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ डायरेक्शन बताइए, न्यूमेरिकल वैल्यू मत बताइए, तब भी अगला आदमी नहीं समझेगा। मान लीजिए मैंने कह दिया कि चेयर को ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो, तो फिर आप सोचो पड़ जाओगे कि ईस्ट डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस करें। तो सिर्फ डायरेक्शन यदि बता दूं तब भी आपका काम नहीं चल रहा। यदि कह दूं चेयर को 4 मीटर डिस्प्लेस करो, डायरेक्शन ना बताओ, तब भी आप समझ नहीं पाओगे डिस्प्लेसमेंट किधर करना है। यानी डिस्प्लेसमेंट के विषय में बात करने के लिए, किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ रही है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड है, ये सब जैसे बताया मैग्नीट्यूड है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ रही है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है। इनमें से जब तक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ नहीं बताए जाएंगे तब तक डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्लैरिटी नहीं आएगी। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाए तब भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ डायरेक्शन बताया जाए तब भी काम नहीं चलेगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको निश्चित रूप से हर हाल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। जब दोनों बताओगे तब डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने जो कुछ भी कहा आपके सामने वाला पूरी तरह से आपकी बात समझ जाएगा। दूसरी क्वांटिटी मैंने ली फोर्स। मान लीजिए मैंने कहा कि एक बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए, यानी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मैग्नीट्यूड बता दिया कि कितना फोर्स लगाना है। मैंने कहा कि इस डैश पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए। तो जब आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाने गए तो फिर आप कंफ्यूज हो कि 10 न्यूटन का फोर्स हमें लगाना तो है, लेकिन किधर लगाएं? इसको ढकेलना है कि खींचना है कि ऊपर उठाना है कि ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है कि वेस्ट लगाना है कि नॉर्थ लगाना है कि साउथ लगाना है? आप पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। और यदि मैं यही कह दिया होता कि इस डैश पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए साउथ डायरेक्शन में, तब मेरी बात आपको पूरी तरह समझ में आ जाती कि डैश पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है साउथ डायरेक्शन में, यानी 10 न्यूटन का फोर्स से डैश को ढकेलिए साउथ की तरफ। तो जब हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दिए तब आपको पूरी बात समझ में आ गई और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। तो आपने देखा कि फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज का मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया। तो ये जितनी क्वांटिटीज का एग्जाम्पल मैंने लिया, इन सबसे रिलेटेड किसी से बात करनी हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा है, डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जब फिजिक्स के कुछ क्वांटिटीज पर इधर नज़र डालें तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं हमारे पास जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनसे रिलेटेड किसी से बात करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से यदि कोई भी एक बताया जाए तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमारी कही हुई बात अगला आदमी नहीं समझ पाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल देकर आपको ये समझाने का प्रयास किया कि फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनसे रिलेटेड किसी से बात करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ये सब क्वांटिटीज।
लेकिन वही फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है। बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के हमारा काम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, लेकिन वहीं बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो आपने देखा कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबका नेचर एक जैसा नहीं है। इन क्वांटिटीज का नेचर बिहेवियर अलग है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन वहीं कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के जो मैंने बात आपसे शुरू में कही कि यदि आपसे कोई पूछे कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनका क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, उनके क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप जब ये पूछा जाए कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनका बंटवारा क्यों किया गया, उनका क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, तो बड़ा सीधा सीधा आप जवाब दे दीजिए कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सब का बिहेवियर, नेचर एक जैसा नहीं है, इसलिए उनकी स्टडी हम एक साथ नहीं कर सकते। तो क्वांटिटीज की स्टडी को इजी बनाने के लिए, सुलभता से समझने के लिए हमने क्वांटिटीज का बंटवारा किया। तो इसका जवाब मिल गया कि हम क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन क्यों करें। ठीक है, अब क्वांटिटीज को कितने पार्ट में बांटा गया है इसको देख लीजिए। तो फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको वैसे तो 4 पार्ट में बांटा गया है, लेकिन मेनली 3 की ही स्टडी हम लोग करते हैं। तो यहां पर आप लिख लें क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड बाय फॉलोइंग 4 parts. Quantities are classified into following 4 parts. यानी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जितनी भी क्वांटिटीज फिजिक्स में हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उन चारों के नाम समझ लीजिए, 1, 2, 3, 4। उन चारों के पहले नाम समझ लीजिए। ठीक है, पहला वेक्टर क्वांटिटीज, दूसरा स्केलर क्वांटिटीज, तीसरा टेंसर क्वांटिटीज और चौथा रेशियो क्वांटिटीज। क्लियर? तो हम फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ते हैं, चूंकि उन सबका नेचर बिहेवियर एक जैसा नहीं है, इसलिए हम उनकी स्टडी एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए क्वांटिटीज की स्टडी को सुगम बनाने के लिए उन्हें हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। चारों के नाम आपके सामने लिखे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज एंड रेशियो क्वांटिटीज। तो अब आपसे पूछा जाए कि क्वांटिटीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आप चारों नाम बता देंगे। क्लियर? अब उसमें एक एक हेडिंग डालकर पढ़िए। तो क्वांटिटीज को जितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें पहला नाम है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज।
वेक्टर क्वांटिटी सबसे पहला। देखिए, वे क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता हो, बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के एक साथ बताए इस क्वांटिटी के बारे में चर्चा संभव ना हो, ऐसी जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज क्वांटिटीज which requires magnitude and direction both called वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर्स। वे क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर्स कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, इंटेंसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेट्रा। तो ये कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, इसलिए ये क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज के सीरीज में रखा गया। ठीक, अब यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज का जो डेफिनेशन मैंने दिया है, इस डेफिनेशन को और क्लियरली समझने के लिए, थोड़ा और बढ़िया से कॉन्सेप्चुअली इसको जानने के लिए वेक्टर्स की प्रॉपर्टी देखिए, तब आपकी सारी पिक्चर साफ हो जाएगी, सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की प्रॉपर्टी। पहला, वेक्टर्स requires magnitude and direction। दूसरा, vectors cannot be added
subtracted and multiplied by simple algebra। और तीसरा, due to change the direction vectors be changed, वेक्टर्स भी चेंज या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स भी चेंज। अब इसको समझिए जरा और बढ़िया से। जैसे हमने वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन बताया कि वे क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। ये डेफिनेशन में हमने आपको बताया। लेकिन ये प्रॉपर्टी बताने के पीछे मेरा मकसद ये था कि एक बात और जान लीजिए, वे क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़े, उन्हें वेक्टर कह दीजिए, ये उचित नहीं है। कोई भी क्वांटिटी यदि आपके सामने लाई जाए और पूछी जाए कि ये वेक्टर है कि नहीं है, कोई भी क्वांटिटी आपके सामने लाई जाए और पूछी जाए कि वेक्टर है कि नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि ये तीनों चीज, ये तीन जो प्रॉपर्टी हमने बताई है, ये देखिए कि जो क्वांटिटी मेरे सामने लाई गई है उसमें ये तीनों प्रॉपर्टी हैं कि नहीं। यदि इन तीनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी यदि उस क्वांटिटी में नहीं है, तो भले ही उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ रही है, फिर भी आप कह दीजिए को क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। यानी किसी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सिर्फ ये जब समझिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वजह से कोई क्वांटिटी वेक्टर कही जाएगी, तो ऐसा नहीं है। किसी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए उसमें ये तीन प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। यदि किसी क्वांटिटी में इस तीन में से कोई एक क्वांटिटी नहीं, कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है, तो निश्चित रूप से वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगी। ठीक, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये जब तक नहीं समझेंगे आगे तमाम जगह आप फंसेंगे। मैंने कहा कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वजह से किसी को वेक्टर नहीं कह सकते। किसी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए उसमें ये तीनों प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। यदि तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है तो वेक्टर नहीं है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए यह एक रजिस्टर है और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक, अब ये बैटरी करंट दे रही है, मान लीजिए 1 एम्पियर। अब आप यहां देख रहे हो कि करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मैग्नीट्यूड का यूज किया और हमने करंट का डायरेक्शन भी दिखा दिया। यानी करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ी, दोनों यूज किया गया। तो डेफिनेशन के हिसाब से करंट वेक्टर होना चाहिए, लेकिन वेक्टर नहीं है। करंट प्योर स्केलर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर नहीं है? क्योंकि पहला, इसमें हम खोजे कि वेक्टर के लिए ये तीनों प्रॉपर्टी करंट में है कि नहीं है। तो पहला लिखा है प्रॉपर्टी, वेक्टर्स रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए करंट इस पहली प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है। वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय सिंपल अलजेब्रा। जितने भी वेक्टर्स हैं उनको सिंपल मैथमेटिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन करंट को आप सिंपल मैथमेटिक्स से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यदि किसी वायर में 4 एम्पियर करंट है, दूसरे वायर में 6 एम्पियर करंट है,
तो पूछा जाए कुल कितनी करंट हुई, तो आप बता दीजिए 10 एम्पीयर। यानी करंट को हम सिंपल मैथमेटिक्स से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि करंट सिंपल मैथमेटिक्स से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए करंट वेक्टर के इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, बाकी छोड़ दीजिए। यानी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको करंट फॉलो नहीं कर रहा, और हमने बताया है कि जब तक ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होंगी तब तक उस क्वांटिटी को आप वेक्टर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर आप देख लिए होंगे कि भले ही करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, फिर भी करंट वेक्टर नहीं है। इसलिए कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है कि नहीं, यदि आपसे पूछी जाए तो आप देखें कि ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं। यदि कर रहा है तो वेक्टर है, और कोई एक नहीं कर रहा है तो वेक्टर नहीं है। डेफिनेशन की बात अलग है, ठीक है। तो हमने आपको वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन बताया, एग्जाम्पल बताया और प्रॉपर्टीज बताया। अब दूसरी क्वांटिटी पर आइए, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो सेकंड क्वांटिटी देखिए, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी देखिए, दोज क्वांटिटीज which requires only magnitude but not direction called स्केलर क्वांटिटीज। वे क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, डायरेक्शन की कोई जरूरत ना हो, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको बता दूं, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, मास, टाइम, लेंथ, करंट, वर्क, पावर, प्रेशर, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक्सेट्रा। तो ये जो क्वांटिटीज लिखे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की नहीं। उनको हम स्केलर क्वांटिटी की सीरीज में रखते हैं। आप नीचे जगह छोड़ दीजिएगा, और भी क्वांटिटी मिले तो लिख लीजिएगा। अब जैसे वेक्टर में बताए थे वैसे ही इनको भी देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर्स। तो इनकी भी 3 प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, मैं वैसे समझा देगा। पहला, स्केलर्स रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। सेकेंड, स्केलर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अलजेब्रा। और थर्ड, ड्यू टू चेंज द डायरेक्शन स्केलर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी वे क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, डायरेक्शन की जरूरत ना हो, पहला। दूसरा, जितने भी स्केलर्स हैं उनको सिंपल मैथ से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, स्केलर्स का यदि डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।